अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सारे ठीक होंगे और दुआ भी करता हूँ कि आप लोग सारे ठीक हो। आज हम लोग अपना लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स का। लेक्चर 1 में हम लोगों ने सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया था अपने कोर्स आउटलाइंस का, अपने सेमेस्टर आउटलाइंस का, कि हम इस सेमेस्टर में क्या पढ़ने जा रहे हैं, क्या स्टडी करने जा रहे हैं हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स सब्जेक्ट में। हम लोगों ने इतना डिटेल में नहीं गए थे उस लेक्चर 1 में, बिकॉज वो हमारा इंट्रोडक्टरी लेक्चर था। और हम क्या करेंगे, आज हम अपने वो जो सेमेस्टर आउटलाइंस थी उनको हम बड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, बड़ा उनकी गहराई में जाके उनको डीपली स्टडी करेंगे। तो लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करने से पहले मैं हर एक स्टूडेंट से ये चाहूँगा कि वो लेक्चर 1 को उन्होंने बड़ी अच्छी तरह से पढ़ा हो। क्योंकि लेक्चर 1 अगर आप लोगों ने अच्छी तरह से नहीं पढ़ा तो लेक्चर 2 लेने में मसला हो सकता है। आपको आपको पता नहीं चलेगा कि हम आज क्या स्टडी करने वाले हैं। अगर आप लोगों ने लेक्चर 1 लिया है और सिर्फ उसको सुना ही नहीं, बल्कि उसको समझा है, तो दैट इज़ वेरी गुड। अगर तो आपने उसको समझा है तो यू आर एबल टू हैव लेक्चर नंबर 2। अदरवाइज आपको वो एक बार सुन लेना चाहिए दोबारा से। तो लेक्चर 2 में हमने क्या पढ़ना है आज? हम आज लेक्चर 2 में गैसेस को पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है जी। अगर गैसेस की हम बात करें तो एक ओपन डिस्कशन हो जाए। चलिए, गैसेस क्या हैं? आप लोगों से अगर एक क्वेश्चन पूछा जाए, एक थॉट लीजिए आप लोगों से कि गैसेस क्या है, तो हर कोई कहेगा जी हवा का नाम ले लेगा। हवा गैस है, हवा गैस है। अच्छा, क्या आपने कभी कोई एयर बलून देखा है? वो उड़ रहा होता है जो हवा में, एयर बलून। या फिर आपने सोडा बोतल स्प्रे देखा है? या फिर एक बहुत अच्छा एक बेक्ड, या फिर कभी आपने खाया हो फ्लफी केक जो कि बबल्ड होता है? वो सारा क्या है? वो सारी गैसेस ही हैं। जहाँ पे बबल्स बनी होती हैं वो गैसेस हैं, उनके अंदर गैस इंट्रैप हुई होती है। ठीक है, तो ये हम आज यहाँ पे गैसेस को पढ़ने जा रहे हैं। गैस को पढ़ने से पहले हमने क्या पढ़ना है गैसेस के बारे में? हमने इनकी मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज पढ़नी है। मैं फिर से बता दूं, हमने माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज नहीं पढ़नी, हमने मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज पढ़नी है। क्या फर्क है जी माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक में? माइक्रो का मतलब होता है जी स्मॉल, ठीक है। माइक्रोस्कोपिक में हमने बड़ा डीपली जाके और स्मॉल चीजों को पढ़ स्टडी करना होता है। और मैक्रोस्कोपिक में हमने क्या करना? मैक्रो मीन ग्रेटर। तो मैक्रोस्कोपिक में हमने ग्रेटर प्रॉपर्टीज कॉमनली जो यूज होती है उन प्रॉपर्टीज को हमने यूज स्टडी करना है यहाँ पे। ठीक है जी। पढ़ते हैं जी इनके बारे में क्या कहते हैं। वो कहते हैं जी गैसेस के बारे में, एक्सपेंड टू फिल द वॉल्यूम ऑफ एनी कंटेनर, कि अगर हमारे पास कोई भी कंटेनर मौजूद है, ठीक है, तो गैसेस की प्रॉपर्टी क्या होती है? गैसेस की प्रॉपर्टी ये होती है कि ये उस कंटेनर को फिल कर देंगी। ठीक है जी। नहीं समझ आई? दोबारा समझते हैं। फर्ज करें हमारे पास एक सिलेंडर है, ठीक है, और उस सिलेंडर में अमूमन हम जो सिलेंडर्स यूज करते हैं, एलपीजी सिलेंडर घरों में यूज करते हैं 11 किलोग्राम वाला। उस 11 किलो के सिलेंडर में हमने अगर 1 किलो गैस भी डाल दी है, तो गैस ऐसी प्रॉपर्टी रखती है कि वो 1 किलो हम जब उसको सिलेंडर में एंटर करेंगे तो वो सारे के सारे सिलेंडर में फैल जाएगी। यानी कि क्या करेगी? एक्सपैंड हो जाएगी, फैल जाएगी। और फैलने के बाद क्या करेगी? फिल द वॉल्यूम ऑफ एनी कंटेनर। वो उस कंटेनर या उस सिलेंडर के तमाम वॉल्यूम को फिल कर देगी। लेट्स सपोज वॉल्यूम की बात करें, अगर हमारे पास 5 डेसीमीटर क्यूब का एक कंटेनर है, उस 5 डेसीमीटर क्यूब के कंटेनर के अंदर हमने सिर्फ 1 डेसीमीटर क्यूब गैस एंटर की है, तो क्या होगा? वो सिलेंडर फिल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि गैस मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, उनकी प्रॉपर्टी ये होती है कि वो फैल जाते हैं, और फैलने के बाद वो हर एक कोने में चले जाते हैं। ठीक है।
तो डिफ्यूजन इनकी एक एग्जांपल है कि अगर हम रूम के एक कोने पे खड़े होके वहां पे हल्की सी एक परफ्यूम से गैस निकालें, तो थोड़ी देर बाद आप क्या देखते हैं कि वही गैस, वही स्मेल, वही फ्रेग्रेंस रूम के आखिरी कोने तक भी फैली होती है। तो ये गैसेस की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, कि वो जितनी थोड़ी क्वांटिटी में हो या जितनी ज्यादा क्वांटिटी में हो, चाहे जितनी भी क्वांटिटी में हो, उनकी प्रॉपर्टी ये है कि वो जिस कंटेनर में, जिस सिस्टम में, जिस रूम में या जिस सिलेंडर में भी चली जाएं, वो क्या करती हैं, उनको फौरन से फिल अप कर देती है, ठीक है जी। सेकेंडली हम क्या पढ़ेंगे, हैव मच लोअर डेंसिटीज, उनकी डेंसिटी क्या होती है, बहुत ही लो होती है, बहुत कम डेंसिटी होती है, किसकी निस्बत, सॉलिड्स की निस्बत और लिक्विड्स की निस्बत। सॉलिड्स की डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, सॉलिड की डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है। लिक्विड्स की डेंसिटी क्या है कि सॉलिड से जरा कम होती है। लिक्विड्स हैव लेस डेंसिटीज देन सॉलिड्स, लेकिन लिक्विड की डेंसिटी ग्रेटर होती है देन गैसेस। तो अगर मैं यहाँ पे एक ट्रेंड लिख दूं कि सॉलिड्स की डेंसिटी सबसे ज्यादा है, उसके बाद डेंसिटी है लिक्विड की, और उनके बाद डेंसिटी है जी गैसेस। डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी को हम इस रो के साइन से शो करते हैं, एंड दैट इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। रो इज इक्वल टू एम ओवर वी। आसान तरीके से आपने डेंसिटी को कैसे समझना है, तो आप ये समझ लें कि डेंसिटी रश है। रश को हम क्या कहते हैं कि ये डेंसिटी है। किसी एक वॉल्यूम पे, किसी एक जगह पे जितना ज्यादा किसी चीज का मैस होगा, उतना ही डेंसिटी ज्यादा होगी। और अगर मैस उतना रहे और वॉल्यूम बढ़ जाए तो डेंसिटी कम हो जाएगी, और अगर वॉल्यूम उतना रहे और मैस बढ़ जाए तो डेंसिटी बढ़ जाती है। दैट मीन डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, ठीक है जी। तो आप सॉलिड्स को देखें, वो बड़े साथ साथ जुड़े होते हैं, एक एरिया और उसमें मैस ज्यादा होता है तो उनकी डेंसिटी ज्यादा है। लिक्विड्स की डेंसिटी जरा कम है, और गैसेड की डेंसिटी सबसे ही कम आती है, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट क्या है, दे हैव हाईली वेरिएबल डेंसिटीज डिपेंडिंग अपॉन कंडीशन। उनकी डेंसिटीज क्या होती हैं, वेरिएबल होती हैं, वेरी करती हैं। क्यों वेरी करती हैं, जैसी कंडीशंस होंगी उन्हीं कंडीशंस की बेस पे ये डेंसिटीज भी वेरी करेंगी, चेंज होती रहेंगी, एक जैसी नहीं रहेंगी। अगर हमने फर्ज करें टेम्परेचर बढ़ा दिया है, तो टेम्परेचर के बढ़ाने से क्या होगा कि डेंसिटी वहां से कम होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। डेंसिटी रश है किसी चीज का। दे हैव हाईली वेरिएबल, अब हाई डेंसिटी आपने नहीं पढ़ना, हाईली वेरिएबल डेंसिटी पढ़ना है। उनकी हाईली डेंसिटी नहीं होती, डेंसिटी ज्यादा नहीं होती, बल्कि डेंसिटी में रद्दो बदल ज्यादा होता है, कि डेंसिटी चेंज ज्यादा टाइम पे होती रही रहती है डिपेंडिंग अपॉन देयर कंडीशन। जिस तरह की कंडीशन अप्लाई करेंगे डेंसिटी भी उस तरह से चेंज होती रहेगी। नेक्स्ट, मिक्स विद वन अनदर रेडिली एंड थॉरोली। अगर हम उनको गैसेस को एक दूसरे के साथ मिक्स करें तो ये रेडिली बहुत जल्दी से मिक्सअप हो जाती हैं, एंड थॉरोली और सारी की सारी मिक्स हो जाती हैं। मतलब क्या, गैसेस में ये प्रॉपर्टी भी होती है कि जब मिक्स किया जाए तो ये फौरन से सारी की सारी मिक्स हो जाती हैं। दे चेंज वॉल्यूम ड्रामेटिकली विद चेंजिंग टेम्परेचर। तो मतलब ड्रामेटिकली का मतलब यहाँ पे ये है कि इनका पता ही नहीं चलता कि इन्होंने वॉल्यूम चेंज कैसे करना है। तो बगैर पता चलाए इनका वॉल्यूम भी चेंज हो जाता है, लेकिन कैसे, डिपेंडिंग अपॉन टेम्परेचर। जैसे ही टेम्परेचर चेंज होगा तो गैसेस का वॉल्यूम भी चेंज हो जाएगा। तो थोड़ा समराइज कर लेते हैं, हमने क्या पढ़ा है
ये एक्सपेंड करती हैं और सारे के सारे कंटेनर को फिल कर देती हैं। गैसेस की डेंसिटी कम होती है। इसके अलावा गैसेस की डेंसिटी वेरी करती है और इनका वॉल्यूम भी चेंज होता है, इनका वॉल्यूम भी वेरी करता है। कैसे? टेम्परेचर के चेंज होने के साथ। और लास्ट पे ये एक दूसरे के साथ बहुत जल्दी मिक्स अप हो जाती हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं। प्रेशर। तो मैं यहाँ पे मोस्ट ऑफ दिस बड़ी बार स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछता हूँ, बेटे बताएं प्रेशर क्या है, तो वो कहते हैं द प्रेशर ऑफ वाटर इज प्रेशर। इसका क्या माना है? आपसे डेफिनेशन पूछता हूँ कि प्रेशर क्या है, तो आगे से आंसर भी यही मिलता है कि प्रेशर, पानी का प्रेशर प्रेशर है। नहीं, हम उसको प्रेशर कहेंगे, वो क्या है जिसको हम प्रेशर कहते हैं, वो है क्या? अ फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड F। हमारे पास एक फोर्स है जिसको हमने F से डिनोट कर दिया है। इज अप्लाइड टू अ सरफेस। उसको किसी भी सरफेस पे हमने अप्लाई किया विद एन एरिया इक्वल टू A, और उसका एरिया क्या था? ये था। मतलब कि हमारे पास एक फोर्स थी, उस फोर्स को हमने ए एरिया पे अप्लाई करवा दिया, यानी कि फोर्स पर यूनिट एरिया F ओवर A। देन वी से द प्रेशर ऑन द सरफेस इज P। अब हम यहां से जो रिजल्टेंट मिलेगा दैट इज प्रेशर P। फोर्स पर यूनिट एरिया इज प्रेशर। तो अगर हम यहां से इसके यूनिट्स निकालना चाहें तो इसका फोर्स का सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट क्या है? न्यूटन। और एरिया का यूनिट है जी मीटर स्क्वायर। तो हम लोग कह सकते हैं कि प्रेशर का यूनिट क्या होता है? प्रेशर का यूनिट है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसके अलावा इसके और भी बहुत सारे प्रेशर यूनिट्स आते हैं। इसका पास्कल, mmHg, टॉर, बार। ठीक है जी, तो इस तरह इसके बहुत सारे यूनिट्स हैं, उन यूनिट्स को भी हम पढ़ते हैं अभी। फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। प्रेशर ऑफ अ गैस इन कंटेनर। अब हम बात करेंगे कि एक कंटेनर में कोई गैस मौजूद है तो वो क्या प्रेशर लगाती है, कितना प्रेशर लगाती है और किस तरह से प्रेशर लगाती है। ठीक है, तो एक कंटेनर में अगर गैस मौजूद है, प्रेशर ऑफ अ गैस इन अ कंटेनर रिजल्ट्स, यानी कि एक गैस का, किसी कंटेनर में मौजूद गैस का प्रेशर कैसे बनता है? रिजल्ट्स फ्रॉम मॉलिक्यूलर कोलिजन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स एंड कंटेनर वॉल्स। यानी कि एक कंटेनर में, एक सिलेंडर में कोई गैस मौजूद है, तो उस गैस के मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे? उस गैस के मॉलिक्यूल्स टकराएंगे। किसके साथ टकराएंगे? आपस में टकराएंगे। और किसके साथ टकराएंगे? वो दीवारों के साथ टकराएंगे, उस कंटेनर की दीवारों के साथ टकराएंगे। ठीक है, तो जब वो टकराएंगे, चाहे आपस में, चाहे किसी दीवारों के साथ टकराएं कंटेनर की, तो वो एक वहां पे फोर्स लगाएंगे। वो मॉलिक्यूल्स जब दीवारों पे या आपस में टकराने के बाद फोर्सेस लगाएंगे, तो फोर्स लगेगी किसी एक यूनिट एरिया पे जाके। चाहे मॉलिक्यूल्स आपस में टकराए तो उनके एरियाज आपस में टकराए, चाहे वो दीवार के साथ टकराए तो वो मॉलिक्यूल जब दीवार में किसी एरिया के साथ टकराएगा तो फोर्स पर यूनिट एरिया वहां से क्या बन जाएगी? प्रेशर बन जाएगी। तो यही हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं कि प्रेशर कैसे एक गैस का बिल्ड होता है। एक सिलेंडर में, एक कंटेनर में गैस मॉलिक्यूल्स जब आपस में टकराएंगे तो उनके आपस में टकराने के बाद फोर्स लगेगी। फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। नेक्स्ट वन, each collision imparts a small amount of force। हर एक जो कोलिजन है, जो टकराव है, ठीक है जी,
that imparts a small amount of force। ठीक है, यानी कि जब गैस मॉलिक्यूल्स आपस में टकराएंगे तो वो क्या करेंगे, एक थोड़ी सी फोर्स वहां से पैदा होगी। ठीक है, लेकिन हम उस फोर्स को वहां से निगलेक्ट नहीं कर सकते। इम्पार्ट का मतलब क्या होता है, इम्पार्ट का मतलब होता है अता करना या फिर इनायत करना या फिर देना। मतलब कि जब भी कोई कुलयन होगी तो उस कुलयन के नतीजे में एक थोड़ी सी फोर्स वहां से हमें मिलेगी। और फिर नेक्स्ट, जब हम सुमेशन कर देते हैं, सुमेशन कहते हैं जी जमा करने को, सुमेशन of these forces of all molecular collision, जब ये सारे मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करते हैं, इनकी कोलिजन होती है और उन तमाम कोलिजन्स को आपस में जब मिलाया जाता, जमा किया जाता है, that produces the macroscopic property of pressure। तो ये सारी के सारी फोर्सेस जिनको जमा किया जाता है और प्रेशर बनता है, तो ये क्या कहलाती है, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी ऑफ प्रेशर। अगर हम किसी एक मॉलिक्यूल के प्रेशर की बात करें, किसी एक मॉलिक्यूल के फोर्स पर यूनिट एरिया की बात करें, तो वो होगी स्मॉल प्रॉपर्टी और उसको हम कहेंगे माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ हम तमाम प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं, तमाम मॉलिक्यूल्स की कोलिजन्स की बात कर रहे हैं, तो ये क्या कहलाएगी, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी ऑफ प्रेशर। उसके बाद एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटीएम, इसको हम कहते हैं जी स्मॉल ए स्मॉल टी एंड स्मॉल एम, एटीएम कहते हैं, दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये क्या होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये कैसे फाइंड किया जाता है, इसकी डेफिनेशन क्या है, द हाइट ऑफ द कॉलम, मर्करी कॉलम, इज प्रोपोर्शनल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मतलब देखिए, एक सी लेवल पे, यहाँ पे अगर हम बात करें सी लेवल पे, हमने एक कॉलम, मर्करी कॉलम रखा था। ठीक है, उस पे कुछ वैल्यूज लगी हुई थी, यहाँ पे इस तरह, जिस तरह एक स्केल होता है ना, तो इस स्केल पे भी कुछ वैल्यूज थी। तो लेट से ये वैल्यू 0 से स्टार्ट होके जनाब गई 1000 तक। ठीक है, अब क्या हुआ, जब वो प्रेशर हवा का यहाँ इसके साथ आके टकराया, इस स्केल के साथ, ये जो आपको ग्लास का स्केल नजर आ रहा है, ये कॉलम नजर आ रहा है, जब हवा का प्रेशर एक सी लेवल पे इसके साथ आके टकराया, तो उसने यहाँ आके फोर्स लगाई। और वो फोर्स किस पे लगाई, स्केल के एरिया पे। तो फोर्स पर यूनिट एरिया क्या बना, प्रेशर बना। ठीक है, अब हमने उस प्रेशर की वैल्यू फाइंड करनी थी कि ये कितना प्रेशर है। तो जनाब हमें वहां से 760 वैल्यू मिली, और ये स्केल्स पे जो बार स्केल पे लगे हुए थे वो थे मिलीमीटर में। तो हमें यहाँ से वैल्यू मिली 760 या 760 मिलीमीटर ऑफ एच जी। एच जी क्या है, ये मरकरी का सिंबल है। ठीक है, तो हम इसको कहते हैं 760 mmHg के 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। इसके ऊपर क्या है जी, यहाँ पे उसने वैक्यूम शो करवाया हुआ है, वैक्यूम हम कहते हैं खला को। ठीक है, अच्छा, तो इसकी वैल्यू हमें यहाँ से मिली 760 mmHg। तो जो वैल्यू थी 760 mmHg, क्योंकि ये प्रेशर है तो हमने इसको किसकी इक्वल रख दिया, हमने इसको इक्वल रख दिया जी 1
ATM 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्योंकि हम एटमॉस्फेयर से प्रेशर कर रहे थे फाइंड, तो इसको रख दिया 1 ATM और इसकी वैल्यू आई 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। तो क्या कहा इसको कि वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू है जी 760 mmHg। तो अब हम यहाँ से इसकी डेफिनेशन बड़ी आसानी से कर सकते हैं कि मरकरी कॉलम की हाइट, ये द हाइट ऑफ मरकरी कॉलम इज प्रोपोर्शनल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, कि मरकरी, इस मरकरी कॉलम की जो हाइट है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के प्रोपोर्शनल है और वो 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी के इक्वल है। ठीक है जी, अब नेक्स्ट चलते हैं। ऑस्युलेट्स ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल, इसको हम काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी भी कहते हैं। इसके हमने पोस्टुलेट्स करने हैं। पोस्टुलेट्स क्या होता है जी, पोस्टुलेट्स मफरूजात को कहते हैं। तो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, काइनेटिक क्या है, दैट इज रिलेटेड टू इट्स स्पीड, या इसकी मूवमेंट से रिलेटेड है कि गैस मॉलिक्यूल्स कैसे मूव करते हैं। हम इस काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल को, क्योंकि ये बाद में थ्योरी बन गई थी, तो इसको हम काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी भी कहते हैं और इसको KMT भी कह सकते हैं। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी इज KMT। अच्छा, पहला पोस्टुलेट क्या है, gases are made up of large molecule, made up of large collection of particles which are in constant random motion। यानी कि जो गैसेस हैं, अगर यहाँ पे मैं एक सिलेंडर आपको ड्रॉ करके दिखाऊं, इस सिलेंडर में जो गैस है वो बहुत सारे पार्टिकल से मिलके बनी है। हम इन पार्टिकल्स को मॉलिक्यूल्स भी कह सकते हैं। ठीक है, कि गैसेस बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल्स या बहुत ज्यादा पार्टिकल्स को जब इकट्ठा किया गया तो गैस बनी, या गैस का एक बहुत बड़ा मॉलिक्यूल बना। विच आर इन कांस्टेंट रैंडम मोशन, जो कि कॉन्स्टेंटली, मतलब कि हमेशा से क्या रहते हैं, रैंडम मोशन में रहते हैं। हर वक्त वो हरकत की हालत में, मोशन की हालत में रहते हैं, एक जगह पे वो टिक के नहीं बैठते। क्यों? क्योंकि उनके दरमियान फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्मॉल होती हैं, वो आपस में एक दूसरे को बाइंड ही नहीं कर सकते। तो वो क्या करते हैं जी, भागते रहते हैं एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी एक जगह से दूसरी, इस तरह भागते रहते हैं और एक जगह पर टिक के नहीं बैठते। गैस मॉलिक्यूल्स आर इनफाइनेटली स्मॉल एंड ऑक्यूपाई नेग्लिजिबल वॉल्यूम। कहते हैं अगर हम इन गैस मॉलिक्यूल्स की वैल्यू फाइंड करें कि ये कितने छोटे हैं, तो ये बहुत ही छोटे हैं, ये बहुत स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं। एंड ऑक्यूपाई नेग्लिजिबल स्पेस, नेग्लिजिबल वॉल्यूम, और ये जितनी जगह भी अगर कोई ऑक्यूपाई करते हैं, किसी जगह पे भी ये घेरते हैं कोई जगह, तो इतनी कम जगह घेरते हैं कि हम कहते हैं ये नेग्लिजिबल है, कि इस जगह को तो ना भी कैलकुलेट करें तो खैर है। ठीक है, लेकिन इसमें कुछ फॉल्टी assumptions भी थी, वो बाद में उनकी करेक्शन हुई कि अगर हम इस वॉल्यूम को नहीं लेते तो इतनी, इस तरह तो फिर बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स आ जाएंगे और अगर उनको मिलाया जाए तो बहुत बड़ा वॉल्यूम हो जाएगा। ठीक है, तो इनको हम निग्लिजिबल नहीं कह सकते, तो इसको हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो सेकंड बी इसका अजम्पशन है, तो ये फॉल्ट था एक, इसको बाद में करेक्ट किया गया। अच्छा, देन गैस पार्टिकल्स मूव इन स्ट्रेट लाइंस, गैस पार्टिकल बिल्कुल सीधे सीधे चलते हैं, लेकिन उतनी देर तक ये सीधे चलते हैं जब तक ये अपने जैसे किसी पार्टिकल के साथ या फिर उस कंटेनर की दीवारों के साथ ना टकरा जाएं। गैस पार्टिकल क्या करते हैं, गैस पार्टिकल एक स्ट्रेट पाथ में मूव करते हैं, उतनी देर तक ये स्ट्रेट पाथ में मूव करते रहते हैं जब तक के ये किसी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ ना टकरा जाए या फिर वॉल ऑफ कंटेनर के साथ ना टकरा जाए।
तो जब ये टकराते हैं तो उसके बाद क्या होता है, इनका रास्ता चेंज हो जाता है। ठीक है, फिर ये स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं करते। और दूसरी बात ये है कि उनकी फिर जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो क्या हो जाती है, वो कंजर्व हो जाती है, मतलब कि खत्म नहीं होती बल्कि एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। उसके बाद particles interact with each other only when collision occur। पार्टिकल चलते फिरते रहते हैं, चलते फिरते रहते हैं ये पार्टिकल्स, भागते रहते हैं, टिकते नहीं है एक जगह पे। लेकिन ये एक दूसरे के साथ भी वो कहता है मिलते हैं, लेकिन कब मिलते हैं, जब सिर्फ इनकी आपस में कोलिजन होती है। ठीक है, कि पार्टिकल चलते रहते हैं, मोशन की हालत में रहते हैं, लेकिन जब ये एक दूसरे के साथ टकराते हैं तो तभी जाके इनका इंटरेक्ट होता है वहां पे। द एवरेज काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी को हम क्या कहते हैं कि ई, या फिर हम इसको अगर गैसेस के केस में लेके आते हैं तो इसको हम ई कहते हैं, क्योंकि ये एनर्जी है। और इसके नीचे छोटा सा के लिख देते हैं जिससे हमें ये पता चलता है कि ये एनर्जी कौन सी काइनेटिक एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ गैस इज प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर, यानी कि ये किसके प्रोपोर्शनल है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल है। बट डज नॉट डिपेंड अपॉन आइडेंटिटी ऑफ गैस, ये किसी गैस की शनाख्त या आइडेंटिटी पे डिपेंड नहीं करता। क्या कह रहा है वो ये कह रहा है, मैंने यहाँ पे इक्वेशन जो लिखी है अभी, इस इक्वेशन को इलेबोरेट कर रहे हैं कि द kinetic energy is directly proportional to average kinetic energy is directly proportional to the absolute temperature that is applied on a gas। ठीक है जी, तो दैट वाज आवर फर्स्ट लेक्चर। हमारा ये फर्स्ट लेक्चर छोटा सा था, लेकिन इसमें हमने क्या किया, बहुत ब्रीफली हमने गैसेस को डिस्कस किया। सो एनी क्वेश्चन, अगर आपको कोई भी यहाँ पे क्वेश्चन हो तो आप लोगों ने क्या करना है, वो क्वेश्चन पुट अप करना है। ठीक है, ये इतना तक हमारा फर्स्ट लेक्चर था। तो लेक्चर 3 के लिए हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर में पढ़ेंगे लेक्चर 3, और इन्हीं गैसेस को हम आइडियल गैस को भी नेक्स्ट पढ़ेंगे। तो यहाँ तक अगर आपको क्वेश्चन हो तो आप लोगों ने क्वेश्चन पूछना है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए।